ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की आयु इनमें से जो भी पहले होता है। दूसरा, सेवानिवृत्ति के अलावा इन जजों को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दरअसल हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश RF नरीमन सेवानिवृत्त हुए हैं। बता दें कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल है। सेवानिवृत्ति के अलावा इन जजों को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, द क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन सी संस्था जारी करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए IPCC, बी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, अथवा डी IUCN। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी IPCC। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति यानी IPCC ने छठी आकलन रिपोर्ट यानी असेसमेंट रिपोर्ट 6 क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक महासागर के गर्म होने से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। इससे तटीय क्षेत्रों में और ज़्यादा बाढ़ आएगी और समुद्री जलस्तर बढ़ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रयान 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे इसरो द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। दूसरा, इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल किया गया है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन को इसरो ने जुलाई 2019 में लॉन्च किया था, लेकिन पिछले साल सितंबर में चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर तय जगह से केवल 2.1 किलोमीटर पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब उसी के ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर पानी उपलब्ध होने के संकेत दिए हैं। पानी की मौजूदगी का पता इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त डाटा के आधार पर ही चला है। चौथा प्रश्न, भारतीय ध्वज फहराने से जुड़े नियमों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय ध्वज फहराने से जुड़े नियमों का उल्लेख भारतीय ध्वज संहिता 2002 में किया गया है, बी आम आदमी किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकता है, सी साल 2010 के पहले आम आदमी सिर्फ गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही झंडा फहरा सकता था, और ऑप्शन डी ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पिछले दिनों जापान की राजधानी टोक्यो में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्हें तिरंगे को सहेज कर रखते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया और इसके बाद आम नागरिकों को किसी भी दिन तिरंगा फहराने की आज़ादी मिली। इससे पहले आम आदमी को ये अधिकार सिर्फ गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही प्राप्त था। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। ऑपरेशन लंगड़ा क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाया गया एक कल्याणकारी कार्यक्रम, बी
WHO के सहयोग से पोलियो उन्मूलन के लिए चलाया गया एक अभियान। सी, जम्मू कश्मीर में युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक कल्याणकारी पहल। अथवा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों के खात्मे के लिए चलाया गया एक अनौपचारिक अभियान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मार्च 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ 8,472 मुठभेड़ों में 3,302 कथित अपराधी घायल हुए हैं। इन मुठभेड़ों में मरने वालों की संख्या 146 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों के खात्मे के लिए चलाए गए इस अभियान को ऑपरेशन लंगड़ा कहा जा रहा है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इस अभियान की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस प्रश्न को शामिल करने का उद्देश्य बस इतना ही है कि हम सुर्खियों में चल रही घटनाओं से परिचित रहें। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। क्वाड देशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, क्वाड देशों के समूह की पहली बैठक साल 2017 में मनीला में हुई थी। बी, इसका मुख्य उद्देश्य चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये पर लगाम लगाना है। सी, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। अथवा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वाड यानी द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके 4 सदस्य देश हैं जिनमें जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। हाल ही में इस समूह के सदस्य देशों के बीच एक बैठक हुई। बता दें कि क्वाड देशों के समूह की पहली बैठक साल 2017 में मनीला में हुई थी, जिसमें इन देशों के राष्ट्र व सरकार प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। क्वाड बैठक के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन का बढ़ता आक्रामक रवैया और इसका भारत तथा जापान के साथ सीमा विवाद और इसका अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते सामरिक एवं आर्थिक तनाव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट नामक योजना की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, तमिलनाडु, बी, गुजरात, सी, मध्य प्रदेश अथवा डी, केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केरल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने महिलाओं के लिए स्मार्ट किचन परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी। बता दें कि केरल की एलडीएफ सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए स्मार्ट किचन परियोजना की शुरुआत की जाएगी। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। द केस दैट शुक द एम्पायर पुस्तक निम्नलिखित में किसके जीवन पर आधारित है? आपके ऑप्शंस है। ए, राधा विनोद पाल, बी, शंकरन नायर चित्तूर, सी, महाराणा प्रताप अथवा डी, महाराजा बलवंत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी शंकरन नायर चित्तूर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में मशहूर बॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर ने ऐलान किया था कि वे सी शंकरन नायर की जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम होगा अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकरन नायर, जो कि द केस दैट शुक द एम्पायर पुस्तक पर आधारित होगी। शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। ये एक भारतीय न्यायविद एवं राजनेता थे। ये शंकरन के प्रयासों का ही परिणाम था कि अंग्रेजों को जलियांवाला नरसंहार की जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अगुवाई में हंटर कमीशन नियुक्त करना पड़ा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है। ए, महाराष्ट्र, बी, उत्तर प्रदेश, सी, ओडिशा अथवा डी, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतरीन कामों के लिए राजीव गांधी पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया है। ये पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त के अवसर पर दिया जाएगा। पुरस्कार ऐसे संस्थानों एवं कंपनियों को दिया जाएगा जिनका सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा हो। और अब देखते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न को। हाल ही में किस देश ने पहली बार किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को कोई पेटेंट प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस है। ए, अमेरिका, बी, रूस, सी, संयुक्त अरब अमीरात अथवा डी, दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दक्षिण अफ्रीका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
हाल ही में दुनिया में पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को एक पेटेंट प्रदान किया है। ये पेटेंट एक आंशिक ज्यामिति पर आधारित फूड कंटेनर यानी फूड कंटेनर बेस्ड ऑन फ्रैक्टल जियोमेट्री नवाचार से संबंधित हैं। बता दें कि ये नवाचार यानी इनोवेशन फूड कंटेनरों की इंटरलॉकिंग से संबंधित है। इसके द्वारा रोबोट इन कंटेनरों को आसानी से पकड़ सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से लगा सकते हैं। इसमें विवाद का विषय ये है कि ये पेटेंट किसी इंसान की बजाय डेबस नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को दिया गया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको एक बात बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल प्रश्न जरूरी नहीं है कि आज के ही करंट अफेयर्स पर आधारित हों। इसमें हम लोग 2-4 दिन पुराने करंट अफेयर्स भी शामिल करते हैं। इसका उद्देश्य इस बात का मूल्यांकन करना है कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसे कितना याद रखते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।